हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ से विक्की एंड यू ऑल आर वेलकम योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सर्कल। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन से पहले हम पता करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब मान लो कि आप रोज़ की 100 ट्रांजेक्शन करते हो, आपका बिजनेस है। ठीक है। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मान लो आप मार्कर बनाते हो। क्या बनाते हो? मार्कर बनाते हो। ठीक है। और आप रोज़ के 100 मार्कर सेल कर देते हो, तो आप पूरे महीने में कितने मार्कर सेल करोगे? बताओ। 100 × 30 यानी कि 3000, है ना? कितने सेल करोगे? 3000। तो पूरे साल में कितने सेल करोगे? इंटू कर दो कितने से? 12 से। तो ये कितना आ जाएगा? 36,000। यानी कि आपने क्या किया, पूरे साल में 36,000 मार्कर्स की सेल की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताओ कि आपने 36,000 की जो सेल की, इसमें से आपको कितनी ट्रांजेक्शन्स याद रहेगी कि आपने किस किस को किया है? ठीक है। कितनी याद रहेगी? मैक्सिमम 100 200। जबकि आपने तो की है 36,000 मार्कर्स की सेल। तो इससे क्या होगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको किस कस्टमर से पैसे लेने हैं, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? जी बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन सबको कहीं लिखना पड़ेगा, है ना? लिखोगे तो क्या होगा, जो लिख दिया आपको याद रहे कि हाँ मैंने इस कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। ठीक है। तो यहीं पे ही जन्म हुआ किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है आपके लिए? रिकॉर्डिंग करती है। क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है। क्यों? अगर आपने ट्रांजैक्शन जो भी की, अगर आपने उसको कहीं पे लिख लिया तो आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या करते हैं, मान लो आपकी 36,000 ट्रांजेक्शन से आपने लिख ली। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, मान लो 36,000 ट्रांजेक्शन में आपकी परचेज, सेल्स, सैलरी, रेंट, एक्सपेंस, इनकम सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने परचेज कितनी की है? परचेज कितनी की आपने? तो आप क्या करोगे, 36,000 ट्रांजेक्शन्स में के करके फाइंड आउट करोगे, उसका टोटल करोगे, जब जाकर मुझे बताओगे कि हाँ सर इतनी मैंने परचेज की है। ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम होगी। तो अकाउंटिंग ने क्या किया, रिकॉर्ड के साथ साथ उसको क्लासीफाई भी कर दिया। क्लासीफाई मीन्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हेड में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लो आपने परचेज किया, तो अब अकाउंटिंग क्या कर देगी, सारी परचेज की ट्रांजैक्शन को परचेज के हेड में लिखेगी। ठीक है। आपने सेल किया तो जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है सारी सेल्स के हेड में लिखेगी। इससे क्या होगा कि कल को अगर आपको पता करने कि आपने परचेज कितनी की, तो आप क्या करोगे, परचेज के हेड में जाके उसका टोटल करके आप आराम से बता दोगे कि आपने कितनी परचेज की है। ठीक है। उसके बाद क्या करती है अकाउंटिंग, समराइज करती है। क्या करती है? समराइज। समराइज क्या, कि अब तक आपको पता लग गया कि आपकी परचेज कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, खर्चे कितने हुए। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ आपका? अभी तक प्रॉफिट तो फाइंड आउट किया नहीं है आपने। तो अकाउंटिंग क्या करती है, आपका प्रॉफिट भी फाइंड आउट करके देती है। ठीक है। तो अब बात आती है कि रिकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? तो रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है। क्लासीफाई कहाँ करते हैं? लेजर में करते हैं। लेजर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया जाता है। ठीक है। अकाउंट्स के जैसे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स को दिखाएंगे। परचेज अकाउंट में सारी परचेज को शो करेंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जर्नल की हेल्प से लेजर बनती है, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल कहोगे सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सब आपके आगे जाके एक डिफरेंट चैप्टर है, हम इनको आराम से वहाँ पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटी समझ लो कि ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो शो करती है लेजर के डिफरेंट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को। जितने भी आपने लेजर बनाए होंगे उन सब अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट से निकलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशंस में क्या आता है, आपके एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है। ठीक है। जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करते हो आपकी बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात ध्यान रखना कि जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। चलो, अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि
अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है जो क्या करती है, रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करती है। किसको करती है बताओ? तो ये करती है किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग होगी वो किसको रिकॉर्ड करेगी, क्लासीफाई करेगी, समराइज करेगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, तो जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होता है, कंपनी की जो भी प्रॉफिट लॉस निकल के आता है साल के एंड में, उसको रिजल्ट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग आपकी एनालाइज करती है उस रिजल्ट को और इंटरप्रेट करती है कि इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट कर देती है यूजर्स को, जिसको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको ये यूजर्स को कम्युनिकेट कर देती है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको वैसे ही करना है। ठीक है। कैसे याद करना है इसको कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस जो क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, समराइज करती है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, एनालाइज करती है रिजल्ट को और यूजर्स को कम्युनिकेट कर देती है। अब अगर आपको ये डेफिनेशन याद है, अगर आप इस डेफिनेशन को याद कर लेते हो तो ये लगा लो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मोस्टली इसी डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कवर हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर क्या होता है, जो कंपनी के अंदर होता है, जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज। ठीक है। आपको कहा सर जो ये यूजर्स हैं इनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, तो आप खुद सोचो। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो होती है कंपनी के अंदर होती है, इसलिए उसको इंटरनल यूजर कहा जाता है। अब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अब मैनेजमेंट क्या करती है, सारी पॉलिसी बनाती है ना, सारा काम करती है, तो उनको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी बनानी है और जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए मैनेजमेंट को कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को क्यों चाहिए? एम्प्लॉयज़ को कंपनी से क्या लेना होता है, सैलरी लेनी होती है, टाइम टू टाइम बोनस लेना होता है, तो उनको भी ये चेक करना होता है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उनकी जो सैलरी है वो सिक्योर है या नहीं है, उनकी पोस्ट, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेफ़ है या नहीं है, कंपनी लॉन्गर पीरियड के लिए काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके बाद आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाते हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देख के। और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट कहाँ से निकल के आती है? अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, है ना। तो ये भी इन्वेस्टर्स भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या हो गए, यूजर्स हो गए। ऐसे दूसरा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम माल खरीदते हैं उधार में। ठीक है। अब समझना क्रेडिटर्स क्या होते हैं कि अब मान लो आपने किसी से बाहर से माल परचेज किया। ठीक है। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स दोनों को साथ में ले लेते हैं। आपने बाहर से क्या किया, माल परचेज किया कैश में, तो सप्लायर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कैश में मटेरियल देने में। क्यों? उनको अपना कैश मिल गया है और आपको आपका माल मिल गया। लेकिन उनको प्रॉब्लम जब होगी जब आप उनको बोलते हो कि आप हमें 5 लाख का मटेरियल दे दीजिए, आप हम आपकी पेमेंट कुछ दिनों बाद करेंगे। तो वो चेक करेंगे कि क्या आप पे कर पाओगे, क्या आपके पास क्रेडिबिलिटी है। तो वो कहाँ से चेक कर पाएंगे? आपके P&L से और बैलेंस शीट से, जो कहाँ से आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आती है। इसीलिए क्रेडिटर्स और सप्लायर भी आपके क्या है, यूजर्स है। उसके बाद कस्टमर। कस्टमर को क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? कस्टमर्स जो है आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। ठीक है। अब जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कहीं आपने उनकी कॉस्ट को ज़्यादा तो नहीं कर दिया है। ठीक है। ये सब चेक करने के लिए कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज़। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे। इनकम कहाँ से आती है? P&L से। और P&L कहाँ से बनता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ भी जो है हमारी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स हो गए। उसके बाद है पब्लिक।
जनरल पब्लिक को क्या ढूंढती है, अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि कंपनी में कोई जॉब है या नहीं है ना, और कंपनी जो है हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब तो नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिल जाती है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल जाती है। ठीक है, आया समझ में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो है ये चैप्टर, ये जो डायग्राम है इसको याद कर लेते हो तो आपका मोस्टली चैप्टर यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे वाक़ई देखते हैं हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है इस अकाउंटिंग का फीचर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तुमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करती है किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहले क्या है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, इसको मनी में मेजर कर सकते हैं, तो आ गया मनी मेजरमेंट। उसके बाद क्या होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आ गई, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या होते हैं तो आपको बता दिया था पहले। ठीक है, उसके बाद आपका जाता है एनालाइजिंग। ठीक है, देखो ये रहा आपका एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ठीक है, अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया तो आपके फीचर्स ऑलमोस्ट कवर यहीं से ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो ये आपकी है अकाउंटिंग प्रोसेस। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस भी आपकी इसी डायग्राम से ही, इसी से ही कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। देखो आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद क्या करेगी, सारा वहीं से आगे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। यानी कि अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली यहाँ से तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, यूजर्स हो गए हैं, फीचर्स हो गए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हो पाएगा हमारा। अब आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखना आपको क्या मिल जाती है। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो तो सबसे पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आप सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो तो उससे आपको क्या मिल जाती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बिजनेस की। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट की हेल्प हो जाती है। अब आपने अगर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया है तो आपकी मेमोरी जो रिप्लेस नहीं होगी, सारी ट्रांजेक्शन्स आपको याद होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपने पिछले साल भी अकाउंटिंग की होगी, इस साल भी अकाउंटिंग की होगी, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साल को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपसे क्या मांगते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, तो लोन लेने में हेल्प करती है। और कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एविडेंस भी बनती है कोर्ट में ये। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंटिंग के, तो देखो वो भी इसी डेफिनेशन से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, डिटरमाइन करती है प्रॉफिट, डिटरमाइन प्रॉफिट। ये हमने कहाँ से देखा था, देखो मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ से डिटरमाइन प्रॉफिट। बैलेंस शीट से क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। इतना सारा काम करते तो मैनेजमेंट की हेल्प हो जाती है और यूजर्स को प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो आप आराम से आगे चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आगे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आपकी अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, तो ये आपकी होती है वैसे तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन आपको जो आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ना 3 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, तो जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में वो हो जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जो कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करे वो हो जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के कितने सिस्टम है, तो अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है
कि हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री की जाती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कंप्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये रिकॉग्नाइज्ड है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप क्या जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले कि अकाउंटिंग जो फुल एग्जैक्ट नहीं होती है, नॉट फुल एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप कई बार क्या करते हो, प्रोविजन बनाते हो, आपने मान लो 10 कस्टमर को सेल की 1 लाख रुपए की। ठीक है, आपको लग रहा था कि इसमें से जो है एक कस्टमर 5,000 रुपीज़ नहीं दे पाएगा। ठीक, लेकिन उसने कंप्लीट पेमेंट कर दी। ठीक है, तो आपने सोचा था कि सिर्फ 95,000 आएंगे, लेकिन एक्चुअल में पूरे 1 लाख रुपीज़ आ गए। तो अकाउंटिंग जो है फुल एग्जैक्ट नहीं होती। उसके बाद अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो आपने एक कार परचेज की 8 लाख की। ठीक है, 4 साल पहले। आज उस कार की वैल्यू कितनी होगी? अगर आज आप वही कार परचेज करने जाओगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में, हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करके और फिर उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एक अलग से चैप्टर डेप्रिसिएशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अब आप समझ लो कि 8 लाख की जो कार है, मान लो 10% हम उस पर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिक्स एसेट क्या होते हैं ये आगे एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब वैल्यू है 8 लाख की। ठीक है, आपने उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर करके 10% 4 साल का, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया है। ठीक है, 10%, तो आपने क्या किया 80,000 पर ईयर फॉर 4 ईयर्स के लिए माइनस किया। तो 2,40,000 आपने क्या कर 3,20,000 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 8 लाख की थी, उसमें से 3,20,000 आपने डेप्रिसिएशन के नाम पे माइनस कर दिए। तो आपकी वैल्यू कितनी बची है कार की? 4,80,000। ठीक है, जो कार आपने 8 लाख की परचेज की थी, अब आपने उसकी वैल्यू 4,80,000 शो कर रखी है, जबकि एक्चुअल में वो मार्केट वैल्यू उसकी कुछ और ही है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है। उसके बाद आता है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग बोलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज्यूम करके चलती है कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता, जबकि एक्चुअल में प्राइस डे टू डे चेंज होता रहता है। उसके साथ साथ ये इग्नोर करती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। मतलब क्या होता है, अब मान लो कोई कंपनी है ABC, उसका जो मैनेजर है वो बहुत ही एफिशिएंट है। ठीक है, उसका वे ऑफ टॉकिंग और मार्केटिंग का जो वे है बहुत अच्छा है, जिसके कारण उस कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग जो है उस मैनेजर की क्वालिटी को इग्नोर करती है। उसके बाद विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि आप अकाउंटिंग में कुछ भी फेरबदल कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट ही करता है, पर्सन से करते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ भी अकाउंटिंग में फेरबदल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता ही आता है आपकी 11th क्लास में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? सबसे पहले क्या, रिलायबिलिटी, कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, या फिर सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, साथ में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी है। ठीक है, आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, क्या होती है आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ रेलिवेंट, ये नहीं कि आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन डाल दो, सिर्फ जो बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही इसमें आनी चाहिए। साथ साथ आप इस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो कि उसको कोई भी पर्सन ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। साथ साथ इस तरह से प्रेजेंट करो कि उसको हम कंपेयर कर सके पिछले साल से, या किसी दूसरी फर्म के साथ उसको कंपेयर किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।